हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी को ही आगे कंटिन्यूशन में करने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिसेस अरेंजमेंट ऑफ डेटास है इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और हम लोग उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस एक कंडीशंस आती हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन होती है और उसमें हम उसको स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनकी इक्वेशंस कैसे निकालेंगे वो हम लोगों को यहाँ पे चेक करते हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे ए दिया हुआ है और उसने कहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल्स टू जीरो। नॉट जीरो, हमें यहाँ पे इसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू क्या आ रही है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले a का स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड a स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 6234 इनटू विद। देखो, स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप हर एलिमेंट को स्क्वायर कर दो। एलिमेंट यहाँ पे स्क्वायर करने का मतलब होता है a इंटू ए। सो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ये रोज ऑप्शंस। तो फर्स्ट इज 36 एंड 6 42, 6 इंटू 3 18 और 12 30। अब इसकी बारी आई 12 एंड 8 20 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 6 एंड 16 इज 22। अब अगर मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट करता हूं तो वैल्यू आ रही है 42, 30, 20 एंड 22 subtracted with 5 times of a। 5 times 5 is a scalar multiplication जो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 टाइम्स ऑफ i। 6 टाइम्स ऑफ i मतलब 60 एंड 606। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 2/2 क्यों यूज किया, बिकॉज a हमें यहाँ पे a 2/2 दिया हुआ था। और अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, 42 और 6 48 माइनस 30 18, 30 माइनस 15 15, 20 माइनस 10 is 10, 22 माइनस 20 is 2, 2 प्लस 6 is 8। तो ये हमारी इक्वेशंस डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट हो गई हैं। मेक श्योर जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, लेकिन जब हमें a इंटू बी करने के लिए कहा जाए तो पोजीशंस यहाँ पे मैटर करती हैं। अगर आपको b इंटू ए करने के लिए कहा गया है तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, लेट्स सपोज इफ a इज 2/3 एंड जो b है वो 3/2 है, तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/2 बनेगा। लेकिन अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 बनेगा। तो यू कैन चेक कि अगर हम a और b को इंटरचेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो कई बार पॉसिबल भी नहीं होती, और कई बार पॉसिबल हो तो उनके ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैट्रिसेस में a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए। तो आपको दोनों को यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, या जो पोजीशंस वहां पे दे रखी हैं वो आपको वहां पे अप्लाई करानी पड़ेगी। मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसे हम लैंग्वेज क्वेश्चंस भी कहते हैं, और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। हमें यहाँ पे कहा गया है अब ट्रस्ट फंड हमें गिवन है यहाँ पे कि एक ट्रस्ट फंड है हु इन्वेस्टेड, कोई भी एक हम एग्जांपल कर सकते हैं इसमें, हु इज इन्वेस्टेड 30,000 इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आई डोंट नो कितना उसने कितना कितना इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट पे हमने लेट किया कि अगर उसने एक्स किया है तो सेकंड पे उसने 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया होगा, राइट। सिंपल है, 30,000 इन ऑल है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड इज 5% एंड 7% ऑफ द सेकेंड ईयर, and if we get 2000 in all, find the value of x। सो नॉर्मली अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 100, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे 2100 माइनस 7 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 2000। तो स्टेटमेंट फॉर्म्स को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x इधर चला गया, कंपेयर करने पर 100 इज इक्वल्स टू हो गया 2x अपॉन 100, 100 उधर जाके 1000 हो जाएगा। सो x शुड बी इक्वल्स टू 5000। यानी अगर आपने पहले में 5000 इन्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, दैट शुड बी 25,000। सो हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से इन सेपरेट फॉर्म्स में ब्रेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे बोला गया पेन पेंसिल्स और बुक्स वगैरह की एक यूनिट्स दे रखी है। अगर मैंने उनकी यूनिट्स को रो 1 में रिप्रेजेंट किया है, रो वाइज रिप्रेजेंट किया है, तो अगर मेरे पास इनके प्राइस या उनका प्रॉफिट या रेवेन्यू कुछ भी अगर हमें गिवन है तो मैं उस पार्ट को कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करूंगा।
लाइक दिस, सो दैट पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट के साथ, सेकेंड यूनिट के साथ, थर्ड यूनिट के साथ ही रिलेट हो पाए. सो ये बेसिक लॉजिक है कि जब भी हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अगर हम किसी के यूनिट्स को रो वाइज लेते हैं तो उनकी प्राइस एलिमेंट को हमें कॉलम वाइज पिक करना पड़ता है. अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 12th स्टैंडर्ड. हमें यहाँ पे कई कई बार वो क्वेश्चंस एग्जाम में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, आपके स्कूल एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में. हमें यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, एंड द इक्वेशन इज cos x minus sin x 0 0 1 sin x cos x 0 and 0, and you have to solve fx into fy and that is equals to f of x plus y. so अगर मैं इनमें वैल्यूज डालूं तो हमारी वैल्यू कंडीशन कहती है कि cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 into with cos y minus sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, that should be equals to cos x plus y minus sin x plus y 0 0 1 sin x plus y cos x plus y 0 and 0. तो सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये एलिमेंट आएगा, तो भी मैं उसको राइट हैंड साइड की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, मैं इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कराता हूँ. मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता ही है कि हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को पिक किया, फर्स्ट एलिमेंट से, सो इट्स cos x cos y माइनस sin x sin y. अगला जीरो लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y एंड जीरो. नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पूरा ही जीरो हो गया क्योंकि फर्स्ट भी जीरो, सेकंड भी जीरो और थर्ड भी जीरो. नेक्स्ट एलिमेंट sin x cos y प्लस cos x sin y और अगला जीरो. नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ sin x sin y प्लस cos x cos y और नेक्स्ट इज जीरो, ये भी जीरो आ रहा है. अब इसको किया तो ये भी जीरो, अगेन जीरो, और इसको किया तो वन. देखो हमारे पास ना दो फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है sin x प्लस y का. sin x प्लस y इक्वल होता है sin x cos y प्लस cos x sin y. और अगर हम यहाँ पे बात करें cos x प्लस y की, तो cos x प्लस ये होता है cos x cos y माइनस sin x sin y. अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos x प्लस y. इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये बन रहा है sin x प्लस y 0 0 1, और ये बन रहा है हमारा sin x प्लस y, नीचे जीरो ही है, यहाँ भी जीरो ही है, और ये बन रहा है cos x प्लस y. Hence prove this is equals to the left hand side is equals to the right hand side जो हमने वहां पे कंपेयर करना था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं जिसमें आप इजीली मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करा सकते हो. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से पहले हम लोगों को किसी भी वैल्यू का, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना आना चाहिए. ट्रांसपोज इज अ इमेज वैल्यू जिसे हम a डैश और a t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ट्रांसपोज में क्या होगा, रोज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम्स में, और कॉलम्स जो हो जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रोज में. सिंपल एज जैसे कि आप अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो एक मिरर में. लेट्स सपोज अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरी जो एक इमेज क्रिएट हो रही होगी वो क्या होगी, वो एक रिफ्लेक्शन होगी. मतलब इट्स अ सिमेट्रिक इमेज. अगर मैं अपना राइट हैंड मूव करूंगा तो इमेज में लेफ्ट हैंड मूव हो रहा होता है, राइट. तो ये हमारी इमेज जो होती है उसमें रोज एंड कॉलम्स कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वैल्यू होगी 6 1 2 एंड 5. अगर हम लोग अपने देखो, देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्रिक इमेज. मैं अगर सनलाइट में खड़ा हूं और जो मेरी शेडो बन रही है दैट इज अ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन स्टेट इमेज होती है, स्टेट टर्म्स होती हैं. लेट्स सपोज अगर मैं अपना राइट हैंड मूव करूंगा तो रिफ्लेक्शन का भी राइट हैंड मूव होगा.
बट अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो जो मिरर में इमेज क्रिएट होती है दैट इज अ सिमेट्रिक इमेज, जहां पे इट्स नॉट अ सेम इमेज, इट्स अ ओवरलैपिंग इमेज। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मेरे दो हाथ, अगर मैं इन दो हाथ की बात करूंगा, मेरे जो फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है वो सेम नहीं है, दे आर ओवरलैपिंग। अगर मेरा ये थंब राइट साइड को शो कर रहा है तो ये वाला थंब मेरा लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, राइट? सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड सिमेट्रिक टर्म्स। सो यहां पे सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर अपनी इमेज के, इमेज क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर कोई भी इमेज इक्वल है नेगेटिव टाइम्स ऑफ देयर ट्रांसपोज वैल्यू तो वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक इमेज कहलाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ ए दिया हुआ है 5 1 1 एंड 6। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, 5 1 1 एंड 6 सेम वैल्यू आ रही है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। तो इट्स ऑलवेज अ, इट्स अ सिमेट्रिक इमेज। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है -1 1 एंड 0। अब मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 एंड 0। सो दैट मींस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। सो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? नाउ इसके बाद हमें यहाँ पे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के पॉइंट्स भी निकालने होते हैं। दिस इज अ पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q. P is represent the sum of symmetric point and Q is represent the sum of skew symmetric point. P को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को निकालना होता है A प्लस A ट्रांसपोज, Q को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। देखो P इज ऑलवेज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज आएगा एंड Q जो आएगा वो Q ट्रांसपोज के इक्वल आएगा विद नेगेटिव सिंबल। और अगर हम P प्लस Q करते हैं तो ये वैल्यू हमारी किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, वापस A को। सो दिस इज समथिंग, देखो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होती हैं जो सिमेट्रिक होती हैं, कुछ होती हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक होती हैं और कुछ होती हैं जो दोनों नहीं होती, इट्स अ नॉर्मल मैट्रिक्स। बट अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की बात करें तो वो एक सम ऑफ सिमेट्रिक पॉइंट और एक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पॉइंट जरूर क्रिएट करती है। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बात करते हैं, हमें ए दिया हुआ है, लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है 2 3 4 2 3 5 एंड 4। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होगा, 2 5 3 एंड 4। इट्स नॉट अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉइंट, नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल मैट्रिक्स है। अब जब हम P फाइंड आउट करेंगे तो P इज अ हाफ टाइम्स ऑफ सम ऑफ दीज मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8। सो डिवाइडेड बाय 2 किया तो क्या हो जाएगा, 2 4 4 एंड 4। सो P ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 2 4 4 और 4 ही तो आ रहा है। सो हर मैट्रिक्स का एक पॉइंट ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक क्रिएट होता है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट है, और वही निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कराना पड़ता है। तो अगर हम इसमें माइनस कराएं तो 0, 3 माइनस 5 इज -2, 5 माइनस 3 इज 2 और 0। सो वैल्यू क्या हो गई, 0 -1 1 एंड 0। सो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो Q ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 1 -1 एंड 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q ट्रांसपोज। एंड हमने क्वेश्चन तो निकाल दिया, अब क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ, हमने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड करना है। 2 4 और -1 3, 5 और 1 3 4 और 1 5 एंड 4। सो A की वैल्यू हमारी यहाँ पे वापस रिटेन हो जाएगी 2 3 5 4 2 3 5 4। सो दिस इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पॉइंट। देखो बेसिक अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में बेसिकली आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये आगे आपको यूज आनी है, जो हम डिटर्मिनेंट्स टॉपिक पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स टॉपिक में से पहले आप लोगों को मैट्रिक्स की ये जो तीनों एक्सरसाइज आप लोगों के एनसीईआरटी में है ये आप लोगों को अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसमें और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखो अगर मैं 12th के मैथ्स को कंपेयर करूँ 11th के मैथ्स से तो इट्स टोटली डिफरेंट मैथ्स और बहुत ईजी भी है। मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि 12th में स्कोर करना बहुत ईजी है अगर आपने थोड़ा सा ढंग से थोड़ी सी उसको समझ के पढ़ाई की हुई है। तो
क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चंस देखो, ऑब्वियसली अब आपने देखा होगा कि कैलकुलेशंस और ये सब तो अब कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीजें ट्विस्ट करके दी जा सकती हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे बोला गया शो दैट एवरी skew symmetric matrix, if the matrix is skew symmetric, diagonals are always equals to zero। diagonals कौन से हुए, ये दो एलिमेंट हमेशा जीरो रहेंगे, हमें ये प्रूव करना है। सो मेरे को ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, आई एज्यूम कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मैंने उसका निकाला ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चा, ए सी बी और डी। अगर मैं नोट करूं तो हमारा डायगोनल सेम रहता है, सिर्फ ऑफ डायगोनल वाले टर्म्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। इफ द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपस में ए शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखूं तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए, बी इक्वल होना चाहिए माइनस सी, सी इक्वल होना चाहिए माइनस बी, और डी इक्वल होना चाहिए माइनस डी। ऑब्वियसली अगर बी और सी में आपस में अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव टर्म्स के रिलेशंस हैं, ये तो हमें उसमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंपलसरी है ही है। बट अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की बात करें, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग आवर डायगोनल्स, सो फर्स्ट डायगोनल की अगर मैं बात करूं और इससे मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं, तो ए को मैं सामने ले जाके 2a इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है 0 के अलावा जो पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम एलिमेंट को क्रिएट करे। सेम विद डी, so 2d is equals to 0, that means d is equals to 0। so for any skew symmetric matrix, a and d जो हमारे डायगोनल्स थे, that should be equals to 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे लॉजिकल आते हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट नॉर्मली कि हमने एबीसीडी मैट्रिक्स ले लिया और उसके थ्रू उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरीके से हम इनके बेसिक क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 1 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं, एंड एज वी नो कि 20-25 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे 1 मार्कर्स आ रहे हैं, और हो सकता है नेक्स्ट उसमें इसको और भी बढ़ा दिया जाए। तो एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, और बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है इससे रिलेटेड, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड शेयर्स विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी, जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनको मैथ्स इजीली वो इसमें स्कोर कर पाए और उसको समझ पाए। थैंक यू।